Hello students. In previous lecture we have discussed various parameters, various classes depending upon which we can classify our database management systems. Those categories are based on data models. फर्स्टली हमने डिस्कस किया डाटा मॉडल्स के बेस पे क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ साइट्स के बेस पे, नंबर ऑफ यूज़र्स के बेस पे, कॉस्ट के बेस पे, पर्पस के बेस पे या फिर यूजेस के बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं हमारे DBMS को. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट DBMS बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूज़र्स. तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूज़र्स, क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है? इट कैन बी अ सिंगल यूज़र DBMS और इट कैन बी मल्टी यूज़र DBMS. तो नाम से पता चल रहा है सिंगल यूज़र DBMS किस तरह का DBMS होगा, जो कि एक सिंगल यूज़र है जो वो अपने जो डाटा नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए यूज़ करेगा. ठीक है, तो हर वो सिंगल यूज़र क्या है, उसकी डिज़ाइनिंग के लिए, उसके डिफाइनिंग के लिए, उसके यूजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, उसने क्या करना है, उसका सोल पर्पस क्या है, अपना डाटाबेस अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना और उसे यूज़ करना. ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग किस तरह की रिपोर्ट्स जनरेट करता है, किस तरह का उसने डाटाबेस डिज़ाइन किया है, वो सिंगल यूज़र के कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है. वेयरएज जो मल्टी यूज़र DBMS है वो क्या है, हमारे पास जो मल्टीपल यूज़र्स को सपोर्ट करता है. ठीक है, तो हमने डेटाबेस अप्रोच के बारे में जब पढ़ा था तो हमने कहा कि जो हमारा DBMS है या डेटाबेस अप्रोच है वो मल्टीपल यूज़र्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. ठीक है, मीन्स मल्टीपल यूज़र्स हमारे जो डेटाबेस हमने डिज़ाइन किया है उसे यूज़ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली. तो हमारा जो हमारा डेटाबेस है वो क्या है, इस मेन फ्रेम पे मेंटेन्ड है. ठीक है, यहाँ पर हमारा जो DBMS है वो डिफरेंट टाइप के जो यूज़र्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है उनकी डाटा नीड्स को फुलफ़िल करवाने के लिए. ठीक है, तो ये जो डिफरेंट यूज़र्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट टर्मिनल्स के थ्रू अपनी कमांड्स करते हैं. ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं और उनकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग जो डाटा एलिमेंट्स हैं वो उन्हें प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. तो यहाँ पर ये जो मल्टी यूज़र आर्किटेक्चर हो सकता है वो किसी भी तरह का हो सकता है. यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास जो हमारा डाटाबेस और DBMS है वो एक सिंगल साइट पे है मेन फ्रेम पे, और ये जो टर्मिनल्स हैं वो क्या हैं, डम टर्मिनल्स हैं. ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. रिक्वेस्ट करेंगे और करस्पॉन्डिंग जो डाटा है उन्हें यूज़ करेंगे, जो उन्हें एज अ रिस्पॉन्स मिलेगा. ठीक है, तो जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स के बेसिस पे हम DBMS को क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ सिंगल यूज़र DBMS और एज मल्टी यूज़र DBMS. तो सिंगल यूज़र DBMS के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जो हमने माइक्रोसॉफ्ट का MS एक्सेस के बारे में पिछली स्लाइड में भी पढ़ा. तो वो क्या है, अगर हम उसका जो डाटा मॉडल के बेस पे अगर हम उस डाटाबेस को क्लासीफाई करें तो हमने कहा कि वो रिलेशनल DBMS है. मगर अगर हम नंबर ऑफ़ यूज़र्स के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो वो क्या है, एक सिंगल यूज़र DBMS है. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, एक सिंगल यूज़र DBMS है. इसी तरह से इन्फोपाथ, इसी तरह से लोटस. और अगर हम ऑरेकल की बात करें तो ऑरेकल का जो पर्सनल वर्ज़न है, जो उसकी पर्सनल एक सिंगल यूज़र के लिए जो रिलीज़ है वो क्या है, एक सिंगल यूज़र DBMS के एग्जांपल है. और मल्टी यूज़र में हम कहते हैं जो ऑरेकल का एंटरप्राइज वर्ज़न है वो मल्टीपल यूज़र्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. तो सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र जो DBMS है बेसिकली वो क्या है, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं DBMS में उसमें डिफ़र करेंगे. लाइक मल्टीपल यूज़र्स जब हमारे डाटाबेस को एक्सेस करेंगे तो उनके कंकरेंट एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ मैकेनिज़म्स होने चाहिए
तो जो मल्टी यूज़र DBMS होंगे वो इन मैकेनिज़म्स को इम्प्लीमेंट करवाएंगे बेसिकली। तो जो ओरेकल का एंटरप्राइज वर्जन है वो कंकरेंसी कंट्रोल जो प्रोटोकॉल्स हैं या ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, उनको क्या है बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवाता है। इसलिए वो मल्टी यूज़र्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मल्टीपल यूज़र्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए वो मल्टी यूज़र DBMS है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो क्या है, नंबर ऑफ साइट्स के बेस में हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ साइट्स मैंने पहले भी बताया कि जो हमारा डेटाबेस है वो कितने नंबर ऑफ साइट्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बेसिस पे हम दो तरह की कैटेगरीज है जो वो डिवाइड करते हैं। वो क्या है, इट कैन बी अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इट कैन बी अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस और सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो नाम से पता चल रहा है सेंट्रलाइज्ड मीन्स कि जो हमारा एंटायर डाटाबेस है वो एक ही पर्टिकुलर साइट पे, एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और अगर किसी भी यूज़र ने उस डेटाबेस को यूज़ करना है अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो उस पर्टिकुलर सेंट्रल लोकेशन से किसी नेटवर्क टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कनेक्टेड होंगे और उस नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होने के बाद वो अपनी जो रिक्वेस्ट हैं वो उस पर्टिकुलर सेंट्रल लोकेशन को पास ऑन करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग उनको रिस्पॉन्सेज हैं जो वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि इस डायग्राम में शोन है कि ये जो सेंट्रल डेटाबेस है, जो हमारा डेटाबेस है वो एक सिंगल लोकेशन पे ही एग्जिस्ट करता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अलग अलग जगह पे नहीं है, तो एक ही साइट पे एग्जिस्ट करता है। वो साइट क्या है, न्यूयॉर्क में हमारा सर्वर पड़ा है सपोज। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, ये जो कुछ यूज़र्स हैं वो क्या हैं, शिकागो के यूज़र्स हैं, ये कुछ यूज़र्स हैं वो क्या हैं, न्यूयॉर्क के ही यूज़र्स हैं, ये यूज़र्स क्या हैं, लॉस एंजल्स के यूज़र्स हैं, और ये क्या है, कैंसस सिटी के यूज़र्स हैं। ठीक है, तो ये यूज़र्स किसी नेटवर्क टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट होकर इस पर्टिकुलर न्यूयॉर्क वाली जो हमारी लोकेशन है यहाँ कनेक्ट होते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है जो डाटा को एक्सेस करते हैं। तो जिसकी भी जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी वो क्या करेगा, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ रिक्वेस्ट करेगा और उसको करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सेज है जो वो प्रोवाइड किए जाएंगे। लाइक मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, एक जीमेल का अकाउंट है मेरा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि जीमेल वाले क्या करते हैं, एक सेंट्रल लोकेशन पे ही सभी के सभी यूज़र्स का जो डाटा है वो मेंटेन करके रखते हैं, तो सपोज़ कि वो न्यूयॉर्क में पड़ा है सर्वर। ठीक है, तो वहाँ पर सारे के सारे यूज़र्स का जो डाटा है वो एग्जिस्ट करता है, और अगर मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन करना है तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, जीमेल का इंटरफेस खोलूँगी, अपने क्रेडेंशियल फिल करूँगी, ठीक है, और रिक्वेस्ट करूँगी साइन इन के लिए। ठीक है, तो ये साइन इन की रिक्वेस्ट है जो न्यूयॉर्क के सर्वर के पास जाएगी, क्रेडेंशियल्स चेक होंगे। ठीक है, अगर वो ओके होंगे तो मैं साइन इन हो जाऊंगी और अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाऊंगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली उस जीमेल सर्वर के साथ जहाँ पर हम सभी के सभी यूज़र्स का जो डाटा है वो एग्जिस्ट करता है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, एक सेंट्रल लोकेशन पे मेंटेन्ड है। बट इस पर्टिकुलर जो डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, SPF क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। मीन्स अगर ये सर्वर न्यूयॉर्क वाला ये सर्वर है जो किसी तरह से क्रैश हो जाता है, तो कोई भी जो पूरी यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी यूज़र्स एग्जिस्ट करते हैं वो क्या करेंगे, अपने जीमेल अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जीमेल है जो वो बंद हो जाएगी। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जो कि मेजर डिसएडवांटेज है सेंट्रल DBMS की। तो हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ़ साइट्स पे हमारा DBMS है जो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास सेंट्रलाइज्ड DBMS हो सकता है
जो कि हमने अभी पढ़ा, ठीक है। और या फिर क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर हम अपने डेटाबेस को एक सिंगल साइट, जो कि हम जैसे हमने इस डायग्राम में देखा कि न्यूयॉर्क की सिंगल साइट पे अगर हम रखते हैं तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर अकर हो सकता है। तो रादर देन कि हम एक सिंगल साइट पे रखें, हम क्या करें, हमारे डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के जो कॉन्सेप्ट था उसके बेसिस पे ही हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है उसका कंसेप्ट आया था। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होता है कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम की क्या है, उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं। और ऐसी सब प्रॉब्लम्स जिनको हम इंडिपेंडेंटली क्या है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंटली सॉल्व हो सकती हैं उनको हम इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं, और बाद में क्या है, अगर डिपेंडेंसी है उन सॉल्यूशंस में तो हम फिर कोऑर्डिनेशन में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या है, हमारी एक मेजर प्रॉब्लम उसको हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर्स में। इसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में भी क्या होगा, नाम से पता चल रहा है कि हमने डेटाबेस की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, ठीक है। अलग अलग प्लेसेस पे हमारे डेटाबेस को और उसको मैनेज करने के लिए DBMS है जो वो वहाँ पर अलग अलग साइट्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। लाइक हमने ये एग्जाम्पल लिया, डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, हमने पूरे के पूरे डेटाबेस को 4 साइट्स में डिवाइड कर दिया, साइट 1, साइट 2, साइट 3 और साइट 4, ठीक है। इन साइट्स पे हमने क्या किया, जो इस साइट के नियरेस्ट के जो एरियाज़ हैं वो अपनी कमांड्स क्या हैं डाटा नीड्स की, वो कहाँ दे सकते हैं, साइट 1 से अपनी जो डाटा रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरह के जो इस लोकेशन के नियरेस्ट होंगे यूज़र्स, वो क्या कर सकते हैं, साइट 2 पे अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं, करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सेज ले सकते हैं। इसी तरह से साइट 3, इसी तरह से साइट 4, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, अपने डेटाबेस को हर एक जो साइट है वो क्या है कर रही है, अपना कुछ पोर्शन ऑफ डेटाबेस है जो वो अपने पास मेंटेन करके रख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने अपने पूरे के पूरे डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। जैसे कि हमने अब पिछले एग्जाम्पल में जीमेल का एग्जाम्पल लिया था, हमने कहा कि न्यूयॉर्क के यूज़र्स हैं, शिकागो के यूज़र्स हैं, LA के यूज़र्स हैं और कैंसस सिटी के यूज़र्स हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 साइट्स इसकी यही ले ली कि मैंने कहा यहाँ पर न्यूयॉर्क के यूज़र्स हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क के यूज़र्स जीमेल यूज़र्स हैं, उनके से रिलेटेड जो डेटाबेस है वो यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। शिकागो सिटी से रिलेटेड जो यूज़र्स हैं, जीमेल यूज़र्स हैं, उनका जो डाटा है वो शिकागो में ही मैंने एक सर्वर लगा दिया, ठीक है। तो वहाँ वो अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से LA के यूज़र्स क्या कर सकते हैं, LA का मैंने एक LA की लोकेशन के अकॉर्डिंग या LA के नियरेस्ट जो सिटी है उस पर मैंने एक सर्वर सेट कर दिया और वहाँ पर LA से रिलेटेड जो यूज़र्स हैं उनका डाटा है जो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये सारे के सारे जो साइट्स हैं वो किस कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं, ठीक है। मान लिया कि शिकागो के यूज़र्स हैं, शिकागो के यूज़र्स ने यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट से रिलेटेड उनकी सारी की सारी क्वेरीज हैं वो यहाँ पर पास ऑन हो रही हैं, ठीक है। इन केस हमारे पास ये साइट बंद हो जाती है, क्रैश हो जाती है किसी भी रीज़न से, तो क्या कर रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा जीमेल है जो वो ठप नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क के जो यूज़र्स हैं वो अपना जीमेल अकाउंट एक्सेस कर पा रहे हैं, LA के यूज़र्स एक्सेस कर पा रहे हैं। वेयरएस अगर हम सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज करके रखते तो यहाँ पर पूरा का पूरा है जो हमारा जो सिस्टम है वो ठप हो गया। वेयरएस अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं मल्टीपल साइट्स पे तो हमारा जो सिस्टम है वो फिर भी क्या है, रनिंग स्टेट में है। तो इस तरह के जो आर्किटेक्चर्स अगर हम यूज़ करें उसके बेसिस पे जो हम DBMS फॉर्म कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं,
तो उससे क्या है, हमारे ओवरऑल सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, हमारा सिस्टम है जो वो क्या है, अवेलेबिलिटी है जो वो उसकी इंक्रीज़ हो गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो शिकागो के कुछ जो यूज़र्स हैं उनका कुछ डाटा है जो मैं न्यूयॉर्क के जो डाटाबेस है वहाँ पर भी रेप्लिकेट कर दूँ। ठीक है, तो अगर शिकागो का सर्वर है जो वो ठप हो जाता है तो शिकागो के यूज़र्स की जो रिक्वेस्ट है वो क्या है, इस सर्वर के पास भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी इसका जो डाटाबेस है वो रेप्लिकेट है। तो उनकी रिक्वेस्ट भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से क्या है, फुलफिल हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है रेप्लिकेशन का, रेप्लिकेशन एंड एलोकेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस को जो डिज़ाइन करने के अलग अलग फैक्टर्स हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं, तो उनको हम अब यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बता रहे हैं कि अगर हम नंबर ऑफ़ साइट्स लेकर चलते हैं तो कितने नंबर ऑफ़ साइट्स पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बेसिस पे हमारा DBMS है जो वो वैरी करता है। अगर एक ही साइट पे है तो वो सेंट्रलाइज्ड DBMS होगा। अगर हम मल्टीपल साइट्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे डाटाबेस को और उसके करस्पॉन्डिंग, यहाँ पर अब डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया हमने डाटाबेस, मगर ये साइट क्या है, अलग अलग तरह की DBMS भी यूज़ कर सकती है, सेम तरह का DBMS भी यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, हेट्रोजीनियस DBMS भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस DDBMS, हेट्रोजीनियस DDBMS, डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS। ठीक है, और होमोजीनियस DBMS भी हो सकता है हमारे पास, होमोजीनियस DDBMS। तो जहाँ पर डाटाबेस एग्जिस्ट करता है वहाँ पर DBMS तो होगा ही होगा ना। तो हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है। तो इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे डाटाबेस है उसे क्लासीफाई। तो यहाँ पर इस डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS में हमारा जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का कॉन्सेप्ट था वो अकर नहीं होता। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मल्टीपल साइट्स पे डाटाबेस को, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर अकर हो सकती है। वो क्या है कि हमारा जो डाटाबेस है उसकी इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए जो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज़म्स हैं वो भी इम्प्लीमेंट करवाने पड़ेंगे। ठीक है, अलग अलग साइट्स पे के यूज़र्स हैं जो, अगर हमारे मान लिया एक यूज़र की रिक्वायरमेंट है, वो दो अलग अलग साइट से डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, उसे मैनिपुलेट कर रहा है, तो वो किस तरह से अपडेट कर रहा है, कोई और यूज़र कंकरेंटली उसी डाटा को एक्सेस कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म्स को भी इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस मैनेजमेंट के लिए भी मॉड्यूल्स हमें इम्प्लीमेंट करवाने पड़ेंगे। तो ओवरऑल क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है जो DBMS की वो क्या है, इंक्रीज़ हो जाती है। और क्योंकि हम डाटा को रेप्लिकेट कर रहे हैं ताकि जो हमारे यूज़र्स हैं उनको जो उनकी रिक्वेस्ट है वो फास्टली क्या है, फुलफ़िल हो सकें, तो उसके लिए क्या है, हम रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, और ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा है जो वो अच्छी हो सके, तो अब रेप्लिकेशन होगी तो इसी तरह से उसकी जो मेंटेनेंस है इंटीग्रिटी के लिए वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया classification of DBMS based on two different factors. First is number of sites and second one is number of users. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड पर्पस. Thank you very much for your kind listening.